हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार एसएससी सीजीएल के विज्ञान के इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो फटाफट आंसर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब बारी सिर्फ रिवीजन की है। तो इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन लेके आए हैं जो यहाँ पे, जो कि और इन 75 प्रश्नों का उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। जितने भी छात्र यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों टॉपिक से संबंधित ये 75 प्रश्न आज आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो फटाक से आंसर कीजिए यहाँ पे। जी हाँ, बी, मोल का हम लोग उपयोग करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का उपयोग करते हैं। एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1/12 गुने कार्बन लिखते हैं ना, जिसको कि कार्बन से डिनोट करते हैं 6 और 12 से डिनोट करते हैं, जो कि परमाणु का द्रव्यमान है। यह मोल की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान कहलाता है मोलों की संख्या। तो याद रखेंगे, मोल में हम लोग इसकी इकाई को डिनोट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है दूसरा, लीटर किस पद्धति का मात्रक है? लीटर किस पद्धति का मात्रक है? तो ये देखिए, आप पानी मापते हैं, दूध मापते हैं या तेल मापते हैं, वो लीटर में ही तो मापते हैं। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों दूसरे का ई यानी कि ए यानी कि मीट्री। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, मीट्री पद्धति का मात्रक है। 1 लीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻³ मीट्री क्यूब। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां से आंसर कर लीजिएगा, 1 मीट्री क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। सवाल नंबर 3 दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, जी हाँ, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होता है। याद रखिएगा, जो भी छात्र उत्तर डी कर रहा है, आंसर यहां पे हम लोग डी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, 2 सदिश का अदिश गुणनफल अदिश होता है और सदिश राशि में परिणाम होता है, मात्रक होता है तथा दिशा होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अब जो क्वेश्चन यहाँ पे 4 में 2 चीजें हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि सदिश राशि नहीं है, तो नहीं है बोला गया है, इस बात का ध्यान रखना है। जी हाँ, शक्ति क्या है? सदिश राशि नहीं है दोस्तों, ये एक अदिश राशि है। सदिश क्या होता है? सदिश राशि जिसमें कि परिणाम हो, मात्रक हो, दिशा हो, ये तीनों होता है, सदिश राशि होता है। ये बीजगणितीय नियमों के अनुसार जोड़ा जाता हो या घटाया जाता हो, सदिश राशि होता है। लेकिन शक्ति क्या है? P = क्या होता है? पावर = फोर्स, यानी कि बल गुने वेग होता है, यही तो होता है ना। तो इसमें तो भाई यहाँ पे ना हमारा परिणाम है ना मात्रक है भाई, तो ध्यान रखेंगे, आंसर कर लीजिएगा ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मानव शरीर का ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा गया है एग्जाम में और ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को समझिए। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु, है ना, किस मापन इकाई का प्रयोग करते हैं? ऊर्जा को मापते हैं शरीर की हमारे, तो सी उत्तर कीजिएगा, कैलोरी में मापते हैं। आप कहते हैं ना कि इतना कैलोरी आज हमने ऊर्जा बर्न किया। जब आप रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं तो आपने कहता है, आप कहते हैं कि हमने इतने कैलोरी जो है ऊर्जा बर्न की है। तो ये आंसर सी कर लेंगे। बल की इकाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिएगा, किलोग्राम पर मीटर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कहते हैं बल की इकाई, जो कि किलोग्राम केजी से और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको डिनोट कर सकते हैं। बाकी ये सभी जो है बल की इकाइयां नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा देखिए, यहाँ पे जो कुछ भौतिक राशियां होती हैं, जैसे कि न्यूटन प्रति मीटर, ये किसका इकाई है? किसका? पृष्ठ तनाव का। और किलो वर्ग मीटर तो जड़त्व के आघूर्ण का, और न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर तो श्यानता का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य, इस पिंड के द्वारा किया गया जो कार्य है आगे। ठीक है, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, ये जितना डिस्टेंस तय करेगा, लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका इकाई क्या होता है? तो 7वां का उत्तर कर लीजिएगा, सी होता है किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? जी हाँ, न्यूटन गुने मीटर, यानी कि न्यूटन का मात्रा किलोग्राम और मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर यानी पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया कार्य का मात्रक, जूल भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर सी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है?
रेडियोधर्मिता, एक क्वेश्चन आया हुआ है दरोगा में, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है बेक्यूल। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। एक बेक्यूल इज इक्वल टू 1 विकेटन पर सेकेंड। ठीक, चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। नामक इकाई का उपयोग जो है किसके मापन के लिए होता है? तो दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग हम लोग करते हैं। याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, 15 मीटर। ठीक, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, यानी कि बीमा, मात्रक, सदिश और अदिश और विश्लेषण उसके महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्रों से संबंधित है ये चैप्टर आपका, याद रखेंगे। और ये सिर्फ मैं आपको 25-25 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तीनों चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा आप लोग। बिल्कुल, ओजोन परत की मोटाई इकाई जो है मापी जाती है एग्जैक्टली, जी हाँ, डॉप्सन इकाई के द्वारा। जी हाँ, एक डॉप्सन इकाई बराबर 2 इंटू 6.9, सॉरी माफ करेंगे, 2.69 इंटू 10⁻20 है ना, O3 पर मीटर स्क्वायर, लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 11, दाब की एसआई इकाई क्या है? प्रेशर। जी हाँ, प्रेशर इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि ml-1 T⁻⁻2 होता है। दाब का ये बीमा होता है दोस्तों। ठीक है, और दाब की जो फॉर्मूला होता है बल यानी बटे क्षेत्रफल, यानी कि जो इसकी इकाई है दोस्तों पास्कल में हम लोग लिख सकते हैं। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन आ चुका है। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है? अब देखिए, नहीं बोल दिया जाएगा तो डिस्टर्ब किया जाएगा आपको। बल अदिश राशि नहीं है भाई, ये तो आपका परिणाम भी दे रहा है, मात्रक भी इसमें, दिशा भी है, तीनों हो रहा है इसमें। तो ये क्या है? ये एक सदिश राशि है। तो बाकी चाल, दूरी और समय जो है आपका अदिश राशि है यहाँ पे। ठीक है, तो ये राशि नहीं है आपका, बल इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे। दोस्तों, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग वायु की गति मापने के लिए करते हैं, वायु की गति मापते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं? तो साइक्रोमीटर से। ठीक, और रेनफॉल का डेप्थ किससे मांगते हैं? तो प्लविनोमीटर से, है ना, प्लविमोमीटर, है ना, और इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण एटमोमीटर से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1/10⁹, यानी कि 10 का पावर -9 कह लीजिए। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश का एसआई यूनिट है कूलम्ब। ठीक है, क्या है? कूलम्ब। कूलम्ब इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। लंबाई हम लोग मीटर मापते हैं, समय हम लोग सेकंड में, आयतन हम लोग घन मीटर में, वेग जो है प्रति सेकंड में। ठीक, 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर हमने बताया अभी, जो किया गया कार्य है, यानी कि न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। तो ये उत्तर हम लोग कर सकते हैं। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बटे सेकेंड होता है। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, है ना, पर न्यूटन मीटर बटे सेकेंड होता है। ठीक, याद रखेंगे। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, 2πn आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पे विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा? m⁴ l⁴ T⁻⁻1। ठीक, ये कोणीय वेग का बीमा है जिसको W से डिनोट करते हैं। आवृत्ति की बीमा के बराबर होता है। क्या होता है? एक आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/T। ठीक है, लैम्डा बराबर, है ना, यही पढ़ते हैं ना आप लोग। तो कोणीय त्वरण हम लोग निकालते हैं तो dω/dt। ठीक, चलिए सवाल नंबर चलते हैं। तो आंसर 18 का क्या करेंगे? बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों। 1 कूलाम पर सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 कूलाम पर सेकेंड, है ना, तो पर यानी कि बटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये होता है दोस्तों 1 एम्पियर के बराबर। क्या होता है? 1 एम्पियर के बराबर। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलम बटे सेकेंड होता है।
लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक बोल दिया जाए तो घबराना नहीं है ना, जो कि हम लोग जो है कमर्शियल क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं। तो 1 किलोवाट का जब आप ऊर्जा खर्च करेंगे तो ये कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों कितना, तो याद रखिएगा ये कैलकुलेट किया जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक। किसी भी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विद्युत ऊर्जा का व्यय जो वाणिज्यिक मात्रक है वो है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे किलोवाट घंटा, ठीक। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो 21 का उत्तर करेंगे दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22। एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में लगाया गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण दिया गया, तो इस बल को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल सा सवाल है, इस बल को हम लोग कहेंगे 1 न्यूटन, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 23। परिभाषा में विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन पर कूलम है, तो विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या है? जी हाँ, 24 का उत्तर करेंगे, ये 23 का उत्तर करेंगे हम लोग सी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन पर कूलम है, तो विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई, जी हाँ, ये क्या हो जाएगा? तो V/मीटर, यानी कि ये MV/m हो जाएगा, जहां पे आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां एक अन्य आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और C फॉर कूलम्ब है यहाँ पे, जो कि कूलम्ब होता है, मीटर में डिनोट करते हैं इसको, कूलम्ब इंटू मीटर, ठीक है। तो N/न्यूटन, तो ये जूल में डिनोट करेंगे, जूल बटे कूलम्ब इंटू मीटर, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 24 पे। शक्ति का एसआई मात्रक पावर होता है, याद रखेंगे, वैसे तो पावर कह रहा हूँ, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, पावर इंग्लिश में कहते हैं। कार्य का एसआई मात्रक जूल, ठीक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, तो आंसर यहाँ पे कर लेंगे वाट होता है, ठीक है। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंग को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो ये है दोस्तों माइक्रोफोन करता है, ठीक है। जी हाँ, ध्वनि को क्या करेगा? विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे फिजिक्स के। अब केमिस्ट्री से चलते हैं, प्रश्न देखते हैं 25 यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन, एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो उत्तर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, 2 मोल होगा। मोलों का संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग? तो दिया गया आयतन बटे में एसटीपी पर 1 मोल का आयतन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दिया गया आयतन है और 1 मोल पे लग रहा है आयतन आपका कितना? 22.4, ठीक। तो वही होता है ना, 22.4 ही तो होता है, तो उसको बटे से भाग देंगे तो 2 मोल निकलेगा। सवाल नंबर 2। किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो कि पूर्ण रूप से भरे होते हैं? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो कि पूर्ण रूप से भरे होते हैं? तो आंसर करेंगे 2, यानी कि यहाँ पे नियोन के। नियोन तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो कि पूर्ण रूप से भरे होते हैं। नियोन का प्रतीक Ne से डिनोट करते हैं। नियोन क्या है? एक अक्रिय गैस है। सवाल नंबर 3। सबसे बाहरी ऑर्बिट में, जी हाँ, कितने में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है? बाहरी कक्ष की बात हो रही है, तो ऑर्बिट में दोस्तों याद रखिएगा अर्सेनियम और, जी हाँ, और जिसको Bi से हम लोग डिनोट करते हैं, अर्सेनियम और बाइनिनियल, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे Bi हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एक समान होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो होता है हमारा, ये अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और अर्सेनियम जो है दोस्तों, यहाँ पे सोना, चांदी और कॉपर और प्लेटिनियम, ये सब अभिक्रियाशीलता के धातु हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापना कब किया गया था? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ये किया गया था सन 1969 में। यह तारापुर में है, 2 रिएक्टर की सेवा भी दे रहा है ये अभी तक। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आंसर करेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर कर लीजिएगा, कोलकाता में है, ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहाँ है? पालमपुर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पणजी में है। केंद्रीय गन्ना तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान
हिमाचल में है, शिमला में। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे। इनमें किस तत्व का घनत्व सबसे अधिकतम है, घनत्व अधिक है? ऑक्सीमियम, ठीक है, नोट कर सकते हैं, जिसका घनत्व 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि सबसे अधिक है इनमें से। तो ऑस्मियम इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, घनत्व कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम लोग, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, द्रव्यमान बटे आयतन से करके। ठीक, सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें किसके बराबर है? तो आंसर सबको जानते हैं, 0 केल्विन के बराबर है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रयोगशाला में अधिकतम जो है संभवतः तापमान जो है 10⁸ का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? आंसर कर लेंगे सी, आयोडीन के। ठीक है, सवाल नंबर 9, समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है? समस्थानिक किसे कहते हैं? देखिए, समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान वाले संख्या जो तत्व हैं समस्थानिक होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, एक इसका द्रव्यमान और एक परमाणु संख्या है। ठीक, और ये आपका जो है समस्थानिक है। ठीक, ऑक्सीजन, हीलियम, ये भी। तो ये उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे, समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे आंसर करेंगे। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य, है ना, जो कि आर्टिफिशियल सन बना रहा है, इसके लिए इनमें किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो भाई देखिए, सूर्य में क्या होता है? सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। तो ये नाभिकीय संलयन हो रहा है, उसमें उसका उपयोग कर रहा है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो चीन बना रहा है दोस्तों कृत्रिम सूर्य। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकरण प्रयोग का परिणाम स्वरूप किसकी खोज है? याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के परिकरण का प्रयोग किया है, जिसका जो है एग्जाम्पल है परमाणु का नाभिक, परमाणु में नाभिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किए थे, न्यूट्रिनो का खोज पॉली ने किया था। याद रखें, परमाणु के किस कोश में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 32 होगी? परमाणु के किस कोश में? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों को महत्तम संख्या 32 होगी किसमें? तो सोडियम नहीं, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं। अच्छा, ये देखिए कोश पूछा गया है ना, तो एस एन कोश में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कक्षाओं की यानी कोश कहते हैं, KLMN, ये एक कक्षा है जहाँ पे n = 1 2 3 4 अक्षर को दर्शाया जाता है। सवाल नंबर 13, 4.25 ग्राम, जी हाँ, NH3 में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो NH3 का दिया गया भार कितना है? 4.25 है, ये ग्राम में है। तो NH3 का भार हो जाएगा 14 + 3 × 1। ठीक, और ये हो जाएगा 17, और मोलों का संख्या कितना है? जितना ग्राम है। ठीक, अब तो मोलों का संख्या = क्या होता है? तो ये घनत्व यानी कि भार बटे में आपका ये 17 निकला है, इसका संख्या भाग दीजिएगा तो 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 0.25 को गुना कर दीजिएगा यहाँ पे 4 × 6.022 से, और ये 10⁻³ से। तो ये आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻³ हो जाएगा, डी हो जाएगा उत्तर। सवाल नंबर 14, 85 ग्राम, जी हाँ, Cr2 और S3 में Cr के कितने मोल होंगे? जहाँ पे Cr 52 और S जो है आपका 32 है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 85 ग्राम में Cr2 और S3 में Cr के 0.85 मोल होंगे, और Cr का परमाणु भार 52 होगा। S क्या होगा? परमाणु भार 32 दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इसका अणु भार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 52 × 2 + 3 × 32। ठीक, तो 200 निकलेगा, और फिर मोल निकाल लेंगे। तो दिया गया भार है आपका कितना? 85, और उसका बटे में अणुभार, और अणुओं की संख्या से गुना कर दीजिएगा, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, तो ये निकलेगा 0.85। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे। एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है। 15 का उत्तर करेंगे कक्षक के आकार पर। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी किरणों
किरणें उदासीन होती हैं? 16 का उत्तर कीजिएगा, गामा किरणें उदासीन होती हैं। गामा किरणें उच्च आवृत्ति वाली होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों। CaSO4 का तुल्यांकी भार क्या है? 17 का उत्तर कर लेंगे सी, यानी कि जी हाँ, तुल्यांकी भार है 68। नोट कर सकते हैं, CaSO4 का तुल्यांकी भार कितना है? 68 है। 18, एक ही तत्व का अलग अलग तत्वों के परमाणु का एक साथ मिलकर क्या बन सकता है? एक ही तत्व जो होंगे अलग अलग तत्वों के परमाणु के एक ही साथ मिलकर जो है अणु बनाते हैं। तो ये आंसर सी कर लेगा, परिभाषा ही है। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए, बोर्स का नियम, बोर्स के सिद्धांत के निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? तो 19 का कर दीजिएगा बी, ऊर्जा संरक्षित रहता है। इसका बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र में जाना क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना विसरण कहलाता है। विसरण क्या है? तो समांग मिश्रण को हम लोग विसरण कहते हैं। जैसे कि सजीव कोशिका यानी जीवित कोशिकाओं में अमीनो अम्ल का संवहन होना ही विसरण कहलाता है। तो बी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो कि न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडित करने के लिए उपयुक्त बनाई जाती है? तो उत्तर कीजिएगा दोस्तों, ग्रेफाइट। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं या जाना जाता है? अभी मैंने बताया आपको, ये आइसोबार कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर समस्थानिक, आइसोटोप को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। और आइसोबार कहते हैं उसको यहाँ पे समान द्रव्यमान संख्या हो लेकिन उसका विभिन्न परमाणु संख्या हो तो उसको आइसोबार कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो आइसोबार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से मिश्रण इस्पात, वायु, चाक, संगमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तुतिया, पीतल, दूध होते हैं, किसका मिश्रण है ये? तो 23 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे पीतल। जी हाँ, पीतल, वायु और इस्पात और दूध का। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 24, एक तत्व ए विखंडन के उपरांत सी 2 चरणों में निर्मित करता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनता है और एक इक्वेशन ये बनता है, तब क्या होगा? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ए और सी समस्थानिक है। इसका मतलब ये किसी भी परमाणु का अल्फा कण क्षय होने के चलते परमाणु संख्या में 2 तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो रही है, इसलिए समस्थानिक हुआ। हीलियम एक परमाणविकता क्या है? आंसर करेंगे दोस्तों, हीलियम की परमाणविकता क्या है? तो याद रखेंगे, हीलियम की परमाणविकता है दोस्तों एक परमाणु। क्या है? एक परमाणु। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद की संख्या कितने के बराबर होता है? 26 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ नोट कर लेंगे, प्रोटोनों के बराबर होता है। सवाल नंबर चलते हैं 27वें। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व जी हाँ क्या कहलाते हैं? परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और 54 वाले तत्व अक्रिय गैस होते हैं, यानी इसको नोबल गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि हैलोजन के समूह में जी हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। सिक्का के धातु में जी हाँ कॉपर, चांदी, सोना, रेगनियम होते हैं। तो इसी तरह से, ठीक है, तो इसको अक्रिय गैस की श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये पोटेशियम दिया गया है, पोटेशियम का परमाणु संख्या यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो 19 यहाँ पे दिया गया है और एक इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है, ये वाला माइनस, तो ये 20 हो गया, तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आंसर 20 कर लेंगे। निम्न यौगिकों या अणु के किसका आणविक द्रव्यमान सर्वाधिक है? इनमें से किसका आणविक द्रव्यमान मतलब कि सर्वाधिक है? तो 29 का उत्तर करेंगे बी का, यानी कि CO2 का, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अब बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? उत्तक का प्रकार नहीं है बोला जा रहा है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ठीक है। ये उत्तक नहीं, ये पशु उत्तक नहीं, ठीक है, ये पादप है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक जो है पादप में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पादप में अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि स्थायी उत्तक होते हैं ये, ठीक है। तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये बोलिएगा क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है?
नहीं बोल दिया गया है, तो ये 4 ऑप्शन में से बताना आपको कौन नहीं पाया जाता है। तो आंसर कीजिएगा, कोन्ड्रोसाइट मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। कोन्ड्रोसाइट मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त जो है 2 तरह का होता है, एक प्लाज्मा और एक रुधिरवाणु, ठीक है। तो ब्लड क्रप्शल्स और प्लाज्मा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पे आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए, हर क्वेश्चन का उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग को आ रहा है तो कीजिए, नहीं तो पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। कितना एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है? 3 का उत्तर करिएगा दोस्तों सी, यानी कि सिस्टीन। सिस्टीन जो है एक कौन है यहाँ पे, सॉरी कौन बोलूंगा मैं, है ना, कौन एक जो है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है, तो सिस्टीन है। सिस्टीन जो है दोस्तों अमीनो अम्ल का कार्य क्या है, तो ये प्रोटीन्स के जी हाँ एक इकाइयों का काम करता है। आवश्यकता अनुसार प्रोटॉन्स को देकर लेकर अमीनो का अम्ल या क्षार संतुलन बनाए रखता है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए 4 में से बताइए। मानव की रीढ़ की हड्डी 28 के शुरू होते हैं, ये कथन सही तो नहीं लग रहा है, तो यही हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। वयस्क मानव में देखें तो मेरुदंड में 26 हड्डियां यानी कि अस्थियां होती हैं, जो और बच्चों में देखेंगे तो 33 होती हैं। खोपड़ी में 29 होती है। स्तनधारियों भ्रूण अवस्था में अगर रहे तो उसका निर्माण करती है मीसोडर्म्स का, इसलिए उसमें 33 होता है बच्चों में। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? 5 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, छोटी आंत में होता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 6, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधों में, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, एक शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। चालनी पट्टी का एक भाग है। चालनी जो है पट्टी का फ्लोएम का एक भाग है। किसका? फ्लोएम का। डी इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग पोषवाहक कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उत्तक क्या होता है? अभी मैंने उत्तक का परिभाषा बताया ना कि उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं, और उत्तक वे कोशिकाएं होती हैं जो कि मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। तो आंसर यहाँ पे हम लोग डी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे। स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इसको कहते हैं विभेदन, ठीक है। क्या कहते हैं? जी हाँ, विभेदन। वसा संयोजी उत्तक गोलाकार या अंडाकार भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। मांस में संवहक उत्तक यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज बने होते हैं। बिल्कुल, मांस में संवहक उत्तक मृदुतक, है ना, मृदुतक बने होते हैं, ठीक है। एक होता है स्थूल उत्तक और एक होता है दोस्तों मृदुतक, ठीक है, जो कि सेलुलोज को जमा करने से बनता है, मोटी परत। तो आंसर कीजिएगा ए, मृदुतक। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, ये पार्श्व विभाजोत्तक से होती है। पार्श्व यानी कि प्राथमिक वृद्धि, और अधिक विभाजोत्तक यानी कि ये भी कार्य करता है। तो यहाँ पे उत्तर करेंगे जी हाँ, पार्श्व विभाजोत्तक, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 पे, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए जी हाँ कोशिकाएं विरल रूप में संचरित करती हैं। तो 12 का उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, यह पैरेनकाइमा कोशिकाओं के विरल रूप में ये संचारित करती हैं। ये क्या है भाई? पैरेनकाइमा क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एक स्थायी उत्तक है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक सरल प्रकार का स्थायी उत्तक है। जलीय पौधे में तैरने के लिए जो गुहाएं बनती हैं वो पैरेनकाइमा के बीच ही पाई जाती है। तो सी उत्तर कर सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 13 पे। जंतु कोशिकाओं में विक्र को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जी हाँ किसका एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करेगा? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, जंतु कोशिका में विक्र को, है ना, यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जो क्यूबाइडल होते हैं यानी कि जो आयत फलकी कहते हैं उसको, ये एपिथीलियम जो है इसकी आंतरिक परत का निर्माण करता है। तो आंसर कर लेंगे आयत फलकी, ठीक है, क्यूबाइडल। सवाल नंबर 14। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में एक उत्तक बनता है दोस्तों, जी हाँ, जो कि कहलाता है यहाँ पर, याद रखिएगा, वसा यानी कि फैट। जी हाँ, वसा एक संयोजी उत्तक होता है। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक
जो है एडिपोज होता है, एडिपोज उत्तक। ठीक है, तो आंसर बी कर लीजिएगा इज द करेक्ट आंसर, जो कि कंकाल में संयोजी उत्तक शरीर के सहारे हो देती है, और अस्थियां, उपास्थियां, है ना, ये सब कुछ इसका एग्जाम्पल है। 16 नंबर, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? 16 का उत्तर करेंगे नाइट्रोजन का। ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो कि किसी पौधे में उसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो उत्तर करेंगे जाइलम इज द करेक्ट आंसर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? उत्तर करेंगे ऑक्सीजन का परिवहन करता है ये हीमोग्लोबिन। सवाल नंबर 19, क्लोरेन काइमा बने होते हैं? जी हाँ, उत्तर कीजिएगा दोस्तों मृद तकों से। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नुकीले पतले सिरों वाली एक लंबी कोशिका क्या कहलाती है? नुकीले पतले सिरों वाली एक लंबी कोशिका को कहते हैं दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक कोशिका भित्ति के अत्यंत सख्त मोटी परत से बनी होती है। तो सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 21, रेशेदार संयोजी उत्तक हैं जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है? बिल्कुल, इसको लिगामेंट कहते हैं, जिसको स्नायु हिंदी में कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट को, लिगामेंट जो होता है रेशेदार होता है, बहुत पतला होता है, रे नस का ही एक तरह का प्रकार है। रेशेदार संयोजी उत्तक होते हैं जो कि जोड़ों में हड्डियों को जोड़ा रहता है, और अस्थियों में ओशिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। सवाल नंबर 22, मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो उत्तर कीजिएगा दोस्तों, ये पेशी प्रोटीन है। क्या है? पेशी प्रोटीन है। मांसपेशियों का संकुचन एक्टिन और मायोसिन जैसे सिकुड़ा हुआ प्रोटीन की उपस्थिति का निर्भर करता है। तो आंसर बी ए कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे, इनमें कौन सा उत्तक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है? तो आंसर कीजिएगा वसा उत्तक, ए इज द करेक्ट आंसर। यह एडिपोज टिश्यूज कहते हैं वसा उत्तक। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 24 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है आपका, जीवित यांत्रिक उत्तक होता है इनमें से? तो जीवित यांत्रिक जो है दोस्तों कोनेल काइमा है, नोट कर सकते हैं, ये जीवित यांत्रिक उत्तक है, और ये जो है एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं, है ना। कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है, और अनियमित ढंग से ये दोनों कोनों पे मोटी परत जमाती हैं। सवाल नंबर दोस्तों 25 पे चलते हैं। मांसपेशियों का वह भाग जो कि संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ा हुआ होता है क्या कहलाता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों सी, यानी कि एक्टिन कहलाता है। सी एक्टिन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस टेस्ट था ये हमने आप तक साझा किया है। इनमें आज 75 प्रश्न दिए हैं हमने आपको, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि आपके बिहार एसएससी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। ये फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी हमने आपको एक वॉल्यूम करवाया था जिसमें 20 सेट था, दूसरा वॉल्यूम 20 सेट का, और तीसरा वॉल्यूम 10 सेट का, और उसके बाद अभी शाम 8 बजे एक वॉल्यूम और चलाया जा रहा है जो कि रिवीजन सेट है। ये आपका 8 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें इस टेस्ट वीडियो को। और ये जो सुबह मैं आपको 10 बजे में दे रहा हूं ये टॉपिक वीडियो है। टॉपिक यानी कि इन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो हर एक क्वेश्चन को देख के जाइए, एक झलक जरूर देखिएगा, रिवीजन भी होगा और आपका आंसर क्लियर भी होगा। नया कोई चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है, बस रिवीजन कराया जा रहा है। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में शाम को 8 बजे।